हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन में से 3 कविताओं का अध्ययन विस्तार पूर्वक कर लिया है और आज हम लोग चौथा कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां हासिल करेंगे। दोस्तों, यह आपके बुक के पोएट्री सेक्शन का 3rd चैप्टर है। इसे लिखा गया है W.H. ऑडेन महोदय के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग W.H. ऑडेन के बारे में या के जीवन विवरणी के बारे में अध्ययन कर लें, यह उपयोगी होगा। दोस्तों, W.H. का फुल फॉर्म होता है वाइस्टन ह्यूग, अर्थात W.H. ऑडेन का पूरा नाम वाइस्टन ह्यूग ऑडेन है। लिखा गया है वाइस्टन ह्यूग ऑडेन 1907 to 1973। इनका जन्म, ऑडेन साहब का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, एक जगह था यॉर्कशायर वहाँ पर, और मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था ऑस्ट्रिया में, जिसकी राजधानी वियना है। Who won the Pulitzer Prize? Who won the Pulitzer Prize in 1948? ऑडेन साहब को 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। अब यह जो पुलिट्जर प्राइज है ऑडेन साहब को क्यों दिया गया था? तो फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। अब क्यों दिया गया था W.H. ऑडेन को यह अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज? तो उसका एक फेमस बुक है द एज ऑफ एंग्जाइटी, जिसमें कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, के लिए उसे यह अवार्ड दिया गया। दोस्तों, पुलिट्जर प्राइज अमेरिकी सरकार प्रोवाइड करती है वैसे व्यक्तियों के लिए जो लिटरेचर के क्षेत्र में या कोई आर्टिस्टिक वर्क्स के क्षेत्र में वो अग्रणी काम किए हैं या अच्छे काम किए हैं। नेक्स्ट, वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोइट। अब देखिए यहाँ पर वर्सटाइल का अर्थ समझिए। वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, इंटेलेक्चुअली मतलब होता है बौद्धिक रूप से, और विगोरस मतलब होता है सशक्त या ओजस्वी। पोइट मीन्स कवि। तो ऑडेन साहब वर्सटाइल पोइट था, साथ ही साथ बौद्धिक रूप से सशक्त व तेजस्वी कवि था। समझ में आ गया इतनी बात कि वह वर्सटाइल जीनियस था, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में वह निपुण थे। इसीलिए यहाँ पर वर्सटाइल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, वर्स ड्रामेटिस्ट। इसके अलावा ऑडेन साहब वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और एडिटर भी थे। अब देखिए वर्स ड्रामेटिस्ट का मतलब क्या होता है। ड्रामेटिस्ट मतलब होता है नाटककार, और वर्स मतलब होता है छंदात्मक नाटककार भी रहे हैं। कहने का मतलब है कि वे अपने ड्रामा में छंदों का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे वर्स ड्रामेटिस्ट के रूप में लिखा गया है। साथ ही साथ क्रिटिक भी थे, समालोचक भी थे। ये किसी वर्क्स पर क्रिटिसाइज करते थे और अपना ओपिनियन रखते थे। ट्रांसलेटर यानी अनुवादक भी थे। कहने का मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की कला भी उसमें कूट कर भरी हुई थी। और साथ ही साथ एडिटर, संपादक भी रहे या थे। अब पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। उसके लिए जो पोएट्री है वह एक सीरियस गेम के तरह था। सीरियस गेम मतलब गंभीर खेल के समान था। विच शुड डीपन पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस। अब ऑडेन साहब को बहुत ही शौक था शब्दों के साथ खेलने का, और प्रोफेशनल
प्रोफेशनल पोइट था। अपनी कविताओं में वे लोगों के आत्म जागरूकता जगाएं, उसमें चेतना की भावना जागृत किए, बट इट शुड नो इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मीन्स पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। लेकिन वह किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल चॉइसेस या रिलीजियस चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। कहने का मतलब वह न तो किसी व्यक्ति का पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक जो चॉइसेस है, प्रैक्टिसेस है, उसके साथ छेड़खानी नहीं किए। His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but later poems are overtly Christian and more personal in tone. अब देखिए, जो पहले कविता लिखते थे उसमें उसका जो इंटरेस्ट था वह प्रदर्शित करता है पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। कहने का मतलब है वह अपने कविताओं में पहले जो लिखते थे उसमें राजनीतिक प्रसंगों और विचारों का समावेशन करते थे, लेकिन बाद में जो कविता लिखें उसमें क्रिश्चियनिटी थॉट को फॉलो किए, क्रिश्चियनिज्म को फॉलो किए और सब्जेक्टिविज्म को फॉलो किए, अर्थात पर्सनल फीलिंग को उसमें अंकित किए। एज ए टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। अब देखिए, टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डन साहब जो है बहुत सारे स्टैंजा फॉर्म्स को डेवलप किया और मीटर्स को डेवलप किया, उसका ओरिजिन किया। ही हैड पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड यूजिंग आर्केक वर्ड्स। अब उसमें एक गजब का पैशन था, एक गजब का जुनून था कि वे अपने कविताओं में नए नए शब्दों का सृजन किया। बहुत सारे शब्दों, क्लिष्ट शब्दों को वह निर्मित किया और उसमें एक खास और विशेषता था, उसमें एक और पैशन था कि वे अपनी कविताओं में आर्केक वर्ड्स का यूज़ किया करते थे। आर्केक वर्ड्स मतलब होता है जो वर्ड्स आउटडेटेड है उसका भी समावेशन अपनी कविताओं में किया करता था, इसलिए विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए बहुत कविताएं ऐसा है कि हम लोग उसे समझने में असक्षम हो जाते हैं, यानी हमें डिफ़िकल्टी का अनुभव होता है उनकी कविताओं में, क्योंकि वे अलग तरह के वर्ड कॉइन करके उसमें संयोजित किए और साथ ही साथ आउटडेटेड जो पुराना जो अप्रचलित शब्द है उसे भी ये अपनी कविताओं में स्थान दिए। चलिए नेक्स्ट। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था लेकिन इंग्लैंड वह छोड़ दिया था 1939 में। 1939 ईस्वी में जो है वह इंग्लैंड से रवाना हो गया, वह चला गया और वह परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेब्लिश अपने आप को कर लिया, यानी वहीं पर जा कर के वह बस गया। तो दोनों का जो सिटीजनशिप है उसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों का सिटीजनशिप उसे प्राप्त हुआ। अब देखिए, ऑर्डेंस वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। अब चूंकि दोनों सिटीजनशिप उसे प्राप्त हुआ, एक तो ब्रिटिश और एक अमेरिकन, तो इसीलिए उनकी जितनी भी वर्क्स है, जितनी भी काव्य कृतियाँ हैं, उसे दो फेजेस में बांटा गया। पहला फेज को ब्रिटिश फेज कहा गया और दूसरा फेज को अमेरिकन। द नोटेबल वर्क्स, अब देखिए, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। अब देखिए, जो उनका प्रमुख कृतियाँ या वर्क्स था इंग्लिश फेज के दौरान, यानी इंग्लिश जो फेज था, यानी इंग्लैंड में वह जब तक रहे और वहाँ रह करके जो काव्य कृतियाँ किए, उसमें से द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन
और अनदर टाइम प्रमुख है। अब द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज। अब अमेरिकन फेज में देखिए कौन कौन से नोटेबल वर्क्स है या इंक्लूड करता है। तो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी और द सिल्ट ऑफ अक्लीज। द सिल्ट ऑफ अक्लीज। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया कि जितने भी वर्क्स या काव्य कृतियाँ उनके द्वारा रचा गया उन्हें दो फेजेस में बांटा गया, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज। ब्रिटिश फेज में ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम प्रमुख है। और अमेरिकन फेज में न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी और द सिल्ट ऑफ अक्लीज फेमस है। चलिए यहाँ पर जो है ये तो क्लियर हो गया W.H. ऑडेन के विषय में। अब ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, देखिए क्या सजेस्ट करता है। तो द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। अब देखिए ये जो प्रेजेंट पोम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें मानवीय जीवन में निहित फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट का भाव जो है वो प्रदर्शित करता है, इनेक्ट करता है। समझ में आ गया आपको कि मानव के जीवन में निहित या बसे हुए जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो एंग्जाइटी है को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, यानी बहुत सारी इच्छाएं जिसकी पूर्ति नहीं हो सका है वह भी इंडिकेट करता है, वह भी यह कविता इनेक्ट या एग्जिबिट करता है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, यानी अकेलेपन का भाव भी इनकी कविता में, इस कविता में मिलता है, जिसके साथ प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहता है या मरता है। कहने का मतलब है कि यह कविता, इस कविता में मानव जीवन में निहित फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिसअपॉइंटमेंट या अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस और सेंस ऑफ लोनलीनेस का समावेशन है। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में निहित जो स्टांजाज है उसका हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread